अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर नाजरीन। शहर भर की खबरों और आपकी दिलचस्पी के मौज़ूआत के साथ जनाब मैं हूँ मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर। कैसा जा रहा है आप लोगों का नया साल? उम्मीद करती हूँ जनाब के इस साल के लिए आप लोगों की जो भी तवक्कुआत थी, ख्वाहिशात और उम्मीदें हैं वो पूरी हों इस पूरे साल में। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मौसम सरमा भी अपने जोबन पर है, ताहम दिन भर धूप जो होती है ना वो मौसम को खुशगवार बना रही है आजकल। वरना इस वक्त शहर में गैस की कमी के बावजूद जो है हालात बहुत ही गंभीर हैं जनाब। इसने हीटर और गीजर्स के अलावा जो चूल्हे भी है ना वो भी हमारे बुझा दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। मेरे ख्याल से ये जो घर को गर्म रखने का जो एक हमारा टास्क होता था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बनता जा रहा है कि हमने घर को किस तरह ठंडा गर्म रखना है। और इस ठंड से बचाव के लिए आपने घर में भी खुद को कवर करके रखना है। ड्राई फ्रूट्स का मतलब जो आपको गर्म रखे उन चीज़ों का, उन ग़िज़ाओं का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। हलवाजात खाएँ, उबले हुए अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि ये तो एक प्रोटीन का सोर्स होते हैं, दूसरा आपको गर्माइश भी देते हैं। ऊपर से कीनू और माल्टे का भी मौसम आ चुका है तो ये भी अच्छे खासे आप लोगों ने खाने ताकि आप एक तरफ गर्म रहे, दूसरी तरफ आपकी जो कुव्वत मुदाफ़त है वो मजबूत रहे। और इसी के साथ पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं जनाब। तो इस वक्त हमें देखने वाले बहुत से लोग एक मसले से दो चार होंगे और वो है जोड़ों के दर्द के हवाले से। 40 और 50 साल की उम्र में हम देखते हैं कि ये दर्द जो है ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है और सर्दी का मौसम इस मसले को मज़ीद गंभीर बना देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी वो कौन सी आदत हैं जो हमें इस दर्द का शिकार बनाती हैं, जोड़ों के दर्द का शिकार बनाती हैं? क्योंकि कोई भी मसला एकदम तो शुरू नहीं होता, उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं से शुरू होती है। तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद कासमी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आर्थोपेडिक, जो हमें ना सिर्फ जोड़ों के दर्द में मुब्तला करने वाली आदत के बारे में बताएंगे बल्कि इसके साथ साथ इस मसले से छुटकारा हम किस तरह पा सकते हैं उसकी भी तदाबीर बताएंगे। तो डॉक्टर खालिद को वेलकम कहते हैं और उनसे कुछ एहतियात हवाले से और कुछ दर्द को जान छुड़वाने के हवाले से उनसे कुछ टिप्स लेते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्रिया। डॉक्टर साहब जिस तरह मैं बात की थी कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो जोड़ों के दर्द के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आती हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका एक्सप्लेन कर दें कि ये हमें होती क्यों है जोड़ों के दर्द? जो जोड़ों का दर्द जो है ना वो मोस्टली हमारी जो मिडिल एज में स्टार्ट होता है। ठीक है। और उसमें हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, डेली लाइफ की जो है उसको हम चूँकि अडॉप्ट नहीं करते, हम ना फिज़िकल एक्टिविटी हमारी कम होती है, जॉइंट की मोबिलिटी कम होती है, उसकी वजह से ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द होता है। इसके अलावा ओवरवेट, डाइट का कम लेना, आप एक्सरसाइज का ना करना, और आपकी जो है ना हमारी जो रूटीन की जो लाइफ है इसमें हमारा ये जो मुख्तलिफ टूल्स हैं जिसमें गाड़ी का इस्तेमाल करना, बाइक का इस्तेमाल करना, और जो हमारी लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी लिमिटेड हो गई है जिसकी वजह से हमारी जो जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। इसमें हमारी डाइट में ख़ास तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम जंक फूड ले लेते हैं जिससे वेट बढ़ जाता है, वो फिर इनडायरेक्टली आपके जोड़ों के दर्द का बायस बनता है। फीमेल में हमारी वो ज़्यादा टारगेट होती हैं। फीमेल क्योंकि घरों में रहती हैं इसलिए उनका फीमेल के जोड़ों का दर्द ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी एज ग्रुप से ज़्यादा शुरू होता है। ये मिडिल एज में, बच्चों में भी होता है लेकिन बच्चों में डाइटरी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, उनकी बोन की जो है ना अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, उनकी बोन जो है बच्चों की विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से उनका वो चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से उन्हें पेन होती है। लेकिन बड़ों में, मिडिल एज में ख़ास तौर पे वो हमारी कह लें कि सुस्ती की वजह से हमारे और ख़वातीन में ये चीज़ ज़्यादा है। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा है कि फीमेल 45 की एज में इस तरह की उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस ऐसी आती हैं। और दूसरा ये कि फीमेल जो है वो अपनी डाइट का जो प्रॉपर मैनेज नहीं करती डाइट को, कैल्शियम, विटामिन डी और दूसरे जो है ना जो विटामिन्स हैं वो नहीं ना लेने की वजह से। और दूसरा ये है कि हमारी बॉडी जो है ना इसके स्ट्रक्चर को हमें समझने की ज़रूरत है। इसकी एक अलाइनमेंट है, स्केलेटल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, जैसे शोल्डर के हैं, नेक के हैं, बैक के हैं, एब्डोमेन के हैं, हिप के हैं, नी के हैं। इन तमाम ग्रुप ऑफ मसल की अलाइनमेंट और उनकी जो है ना एक्सरसाइज ज़रूरी है, उनको मुश्किल वक्त के लिए तैयार करना ज़रूरी है। आफ्टर 35
और जो है ना हमारी एक मैक्सिमम एज होती है, स्ट्रेंथ होती है, हाँ। उसके बाद हमारा फॉल आना जरूरी है, फॉल नेचुरली होना आना शुरू हो होता है। जाता है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। उस पे हमें फिर अपने जो मसल्स हैं, अपने ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, हमारी जो जॉइंट की अलाइनमेंट है, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए जरूरी है कि हम फिजिकल एक्टिविटी हम करें, physical थोड़ा सा activities। वॉक करें, थोड़ा सा हम ठीक है। अपनी एक्सरसाइजेज करें, और एक्सरसाइज जो है ना वो एक मेन उसका है। और दूसरा ये कि जितना सिंपल डाइट लेंगे, ठीक है। जितना सिंपल डाइट लेंगे उतना दूध का इस्तेमाल करें, कैल्शियम, विटामिन डी, और ये वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, और फिश का इस्तेमाल करें, और मीट और वो जो है उससे अवॉइड ही करें, थोड़ा एतदाल में रहकर खाएं। दूसरा हमें बताइए डॉक्टर साहब कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि हम जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो रहे हैं। उसमें जो अगर वेट ज़्यादा है तो फिर नी जॉइंट और एंकल और हिप जॉइंट के प्रॉब्लम होंगे, और स्पाइन के प्रॉब्लम होंगे, जो बड़े डेंजरस हैं। और अगर इसमें जब हमें सुबह मॉर्निंग जब में उठते हैं, जल्दी हमें थकावट हो जाती है, हमें चलने में थोड़ा सा शुरू में ऐसे लगेगा कि हमें स्टिफनेस है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी मोबिलिटी अफेक्ट कर रही है। इसके अलावा अगर हमारे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे मामला शुरू हो जाते हैं, तो उससे भी पता चलता है कि आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी की आप में कमी है, और आप में ये सिम्टम आने वाले हैं। ठीक है जी। और जल्दी थक जाना, थकावट का होना, मसल पुल होना, मसल क्रैम्प्स होना, ये सारे इस तरफ जाते हैं कि ये आपको अलार्मिंग सिचुएशन है ये, और इसमें हमें एक्सरसाइज और अपनी मोबिलिटी बढ़ानी चाहिए। असल चीज मोबिलिटी है। और क्या डॉक्टर साहब ये मारूसी भी हो सकती है? जी, मारूसी है, लेकिन वो मारूसी प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन वो फिर एक कुछ डिजीज ऐसी हैं, जैसे रोमेटाइड आर्थराइटिस, कुछ ऐसी बीमारी हैं जिससे मारूसी। लेकिन ये जो जॉइंट ज़्यादातर प्रॉब्लम जो हमारे मारूसी नहीं है, वो हमारे अपने लाइफस्टाइल की वजह से, हमने अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा बना दिया जिसकी वजह से हो रहा है। लेकिन फिर बात यहाँ पे आ जाती है डॉक्टर साहब कि वर्क किस तरह की करनी चाहिए। कोई कहता है कि हम लोग घर पे इतना काम कर रहे होते हैं, हमारी वॉक हो जाती है, ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। दैट इज स्ट्रेस। वो स्ट्रेस एक्सरसाइज है, वो नहीं करनी है आपने। वो तो आपका काम है, आप ड्यूटी कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज जब करते हैं तो क्या होता है, आपकी एक तो आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है, उसके अलावा आपके मसल की एक्सरसाइज हो जाती है, आपके मसल की टोन बढ़ जाती है, जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ जाती है, बोन में स्ट्रेंथ आती है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपकी एंजाइटी कम होती है। इसके अलावा आपको बॉडी में ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं एक्सरसाइज करने से, जिससे आपको खुशी मिलती है, आपका डिप्रेशन कम होता है। तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो नॉर्मल हमें अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए, एक एंजाइटी किसी को है या डिप्रेशन है, उससे भी वॉक करनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग इससे बच सकें, ज्यादा से ज्यादा एहतियात करेंगे तो मेरे ख्याल से इन चीजों से बच सकते हैं। दूसरा, जैसे आपने बताया कि खवातीन में ये रेशो बहुत ज्यादा पाई जाती है जोड़ों के दर्द की, तो हमें बताइएगा जैसे आजकल आपको पता है कि हाई हील्स हर कोई खातून जो है वो यूज करती है, तो क्या ये भी जोड़ों की दर्द की वजह बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। हाई हील जो है ना, वो आपके फुट का एंगल चेंज। मैंने आपको शुरू में जैसे बताया, दिस ऑल हमारी बॉडी की जो बैक एक है, या हमारी जो हिप में, नी में पेन है, ये सारी अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है। जो मैंने स्पाइन का पहले जिक्र किया, उसमें भी अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है। जो हील है, हाई हील जो है ना, आपकी एंकल से लेके नी, हिप और बैक और ऊपर सर्वाइकल स्पाइन, गर्दन के सबकी अलाइनमेंट चेंज कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। तो एक बर्दाश्त करने की हद होती है। वो आधा घंटा अगर आप पहन लेंगी, उसके बाद आपकी जो कॉफ मसल है, आपको फुट का जो अपना जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपके फुट में जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो आ जाती हैं, टोज की कंडीशंस हैं, उसमें कोई डिजीज हो जाती है। फिर आपके जो लिगामेंट हैं, जो प्लांटर फिशियाइटिस का आपको प्रॉब्लम हो जाता है। फिर जो काफ मसल है, इसके नीचे जो हमारे टेंडो एक्लीज टेंडन कहते हैं, जो हमारी बॉडी में हमें चलने में हेल्प करता है, भागने में जो हेल्प करता है, वो जो है ना उस पर स्ट्रेस आता है। फिर नी का आ गया, नी को ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी हो जाता है। हिप का और मतलब ये खतरनाक है, वेरी डेंजरस। मतलब ये खतरनाक है, जितना कम हो सकता है इससे भी इज्तनाब करें। बिल्कुल। और दूसरा डॉक्टर साहब की खवातीन की जैसे बात हो रही है, तो उनमें जैसे हम लोग अपने बैग्स बहुत ज्यादा हैवी उठाते हैं, देन लैपटॉप बैग्स होते हैं जो हम लोगों ने कंधे पे डालने होते हैं, क्या इसकी वजह भी जोड़ों का दर्द बन सकती है? जी, वो उसमें ऐसा है कि हमें अपनी कैपेसिटी का पता होना चाहिए, एबिलिटी का पता होना चाहिए कि मैंने 5 kg उठाना है कि 10 kg उठाना है, कितना मैं उठा सकती हूँ। तो फिर एक
साइड पे अगर बैग उठा के रखेंगी तो डेफिनेटली वो प्रेशर डालेगा और अफेक्ट करेगा। तो इसलिए आप उसको साइड चेंज करती रहें और कम मतलब वेट, इतना ज़्यादा वेट ना उठाएं, तो वो ठीक है, वो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं देता है। हैवी बैग हमें नुकसान देता है, इतना ज़्यादा हैवी बैग उठा के रखना एक साइड पे ही, बस करें लेफ्ट साइड पे रखा है तो फिर लेफ्ट साइड पे आपके जो है मसल और लिगामेंट, उन पे प्रेशर आएगा और राइट साइड पे टेंशन आएगी। वो अकोमोडेट करने की कोशिश तो करता है, बॉडी करती है, लेकिन उसका ये है कि दोनों तरफ फिर बैलेंस रखे। अगर 30 मिनट लेफ्ट साइड पे रखा है तो 30 मिनट ही राइट साइड पे रखें, दूसरी साइड पे भी रखें ताकि आपका। और दूसरा डॉक्टर साहब, आजकल यंगस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बात की थी शोल्डर और नेक पेन की जो है शिकायत करें, इसकी वजूहात क्या है? जो यंगस्टर्स हैं वो उनकी बात करें। मोबाइल ही है इसकी भी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी है मोबाइल की यूज़ की वजह से। और दूसरा ऑकवर्ड पोजीशन, जैसे सो जाते हैं बड़े ज़्यादा तकिए तक गर्दन के नीचे रख के सो गए, या शॉर्ट ऐसे लेफ्ट साइड पे एक हाथ रख के कुछ देर, आध पौना घंटा अगर आप बैठे रहें तो उससे ये स्ट्रेस और ये प्रेशर आ जाता है। लेकिन आजकल बच्चों का भी तो आपको पता था ना कि ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहे थे, उन्होंने मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठना ही बैठना है। बिल्कुल बैठना ही है, लेकिन वो पूरी एक क्लास के लिए बैठे ना, वो तो सारा दिन 24 घंटे बच्चे, उनको तो शौक होता है कि यही काम लगे रहते हैं। तो इसलिए जो है ना, म्याना रवि बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, म्याना रवि में फ़ोन इस्तेमाल करें, इसका बहुत फ़ायदा है फ़ोन का। उसके ये गैजेट्स हैं, इससे हम सीखते हैं, लेकिन वो सीखने की हद तक। उसके बाद हमारी एक एंजॉय करें अपनी लाइफ को, अच्छा खेलें, जाके ग्राउंड में जाएं, अपना फिजिकल एक्टिविटी करें, और उससे। और दूसरा मुझे डॉक्टर साहब बताइएगा, नींद की कमी और जो सिगरेट, आजकल बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी हो रही है, ये हमारी हड्डियों को कितना मुतासर करती है? बहुत ज़्यादा नुकसान। हम अपने पेशेंट्स को अक्सर कहते होते हैं इनका ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करते हैं, हीलिंग जो है, हीलिंग प्रोसेस को रोकते हैं। ठीक है, और ये हीलिंग प्रोसेस को जब देखें ना, हमारी जो हमारा पेट्रोल क्या है, ब्लड को साफ कौन करते हैं? लंग्स करते हैं। लंग्स किस तरह साफ करते हैं? ऑक्सीजन हम लेते हैं। जब आपने बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है लंग, उसको कंप्रोमाइज कर दिया स्मोक से, सारा कार्बन आपने अंदर जमा करा दिया, तो वो कैसे आपकी वेंटिलेशन, उसको रेस्पिरेशन ठीक करेगा, और कैसे अब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सीड कैसे वो करेगा? तो वो नहीं, इसका मतलब है कि सिगरेट आप शुरू हो जाएं, लंग्स से पूरी बॉडी में इफेक्ट डालता है, आपकी हीलिंग पे। आपके कहते तो हैं, लेकिन मेरा मतलब मेरे ऐसी डिस्कशन हमारे यहाँ होती है कि ये डिप्रेशन का बायस भी बनता है जी। आपकी एपेटाइट कम कर देता है, आपकी हीलिंग प्रोसेस को रोक देता है, आपकी स्पाइन बैक एक स्टार्ट कर देता है, आपकी स्पाइन के ऊपर जो मोरे हैं, उनके जो नर्व सप्लाई होती है, स्टेनोसिस कर देता है सिगरेट। सिगरेट इज वेरी डेंजरस। सिगरेट की बात करें, सिगरेट की वजह से आप लोग कितनी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और दूसरा, नींद पूरी लेना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, 6 घंटे नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आपके जो है ना प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग नेक्स्ट डे पे नहीं कर सकेंगे। इसलिए नींद का लेना बहुत जरूरी है, मिनिमम 6 आवर्स। ठीक है, ताकि हम जितना भी एक्टिव रहे, फ्रेश होंगे, तभी हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो भी अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। डॉक्टर खालिद काज़मी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस हम बात कर रहे थे कि ये जो जोड़ों के दर्द के हवाले से कि ये साल साल रहती है, लेकिन ख़ास तौर पर सर्दियों में इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस हवाले से आप लोगों ने ख़ुद को गर्म रखना है, गर्म कपड़े पहने, एक्सरसाइज का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, ताकि जो मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है इस मौसम में, वो आप ख़त्म ना होने दें, ताकि जोड़ों का दर्द ज़्यादा ना बढ़े। तो इसी नोट पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब वो ज़माने गए हैं जब ख़वातीन को मखसूस शोबों तक महदूद कर दिया जाता था, और अब ख़वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए खुद को नुमाया भी कर रही हैं। और आज हम आपको ऐसे ही एक कामयाब विमेन एथलीट से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बैंटम वेट टाइटल अपने नाम किया है। और उनका नाम है नदा ज़रीन परवेज, जो शादीशुदा भी हैं, 2 बच्चों की माँ भी हैं, और उसके साथ साथ एक कौमी चैंपियन भी हैं। यानी जनाब, उन्होंने एक ही पंच के साथ कई मौशरती टैबूज को
नॉकआउट कर दिया है। तो हम नदा को वेलकम कहते हैं और उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। वेलकम नदा, हाउ आर यू? आई एम गुड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदा, ये जो टैबू आपने तोड़ा है, जैसे मैं बता रही थी कि एक ही पंच में आपने तमाम तर जितने भी टैबूज थे माशरती हमारे, उनको आपने नॉकआउट कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो ख़वातीन को बॉक्सिंग के हवाले से देखा जाए तो बहुत हैरत ज़दा माहौल में उनको देखा जाता है या उनको नहीं समझा जाता कि ये अच्छी चीज़ है। तो कैसे आपने इसका आगाज़ किया, शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? जी इनिशली मैंने शुरू की थी अपने आप को फिट करने के लिए। ठीक है। और मुझे शौक़ भी चढ़ा और बस 4 साल करती रही। और मैं तब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और हम लोग एज अ स्पोर्ट करते थे, तो एज सच इतना ज़्यादा सोचा नहीं था कि आगे तक लेके जाऊंगी। ठीक है, लेकिन फिर आपने कब आपको पता चला कि अच्छा आप इसको प्रोफेशनली भी परस्यू कर सकती हैं? जी मुझे मौका मिला था अच्छा। बॉक्सिंग करने का शादी के बाद 10 साल ओके। पहले की बात है कि ओके। यूनिवर्सिटी में करती रही और तब तो और बात थी। तो मुझे मौका मिला और अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि नॉट ओनली के जीत गई बट बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस भी रहा। जी। तो कितनी देर, अगर प्रैक्टिस की मैं बात करूँ तो कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं आप रोज़ाना? देखिए मैं 2 मरतबा दिन में ट्रेनिंग करती हूँ, 5 दिन के लिए हफ्ते में से। और काफ़ी हेक्टिक रूटीन है ओके। ऑन सीज़न जो है, तो उसमें शामिल है वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, प्लायोमेट्रिक्स, स्विमिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। तो काफ़ी मतलब मेहनती ट्रेनिंग होती है बॉक्सिंग की। जी। तो ट्रेनिंग कहाँ से आपने ली, शुरू कहाँ से की और अभी कहाँ से कर रही हैं? बचपन से मैं स्पोर्ट्स खेलती रही हूँ और ट्रैक एंड फील्ड करती रही हूँ। और उसके अलावा मैं अपने आप को फिट रखती हूँ, जिम जाती हूँ रेगुलरली और कंसिस्टेंट रूटीन मैंने बनाया हुआ है। तो मैंने कुछ 3 से 4 साल मुकम्मल नॉन स्टॉप मेरी ट्रेनिंग चलता है। तो उसके अलावा फिर मैं बॉक्सिंग ट्रेनिंग अपना कोच तारिक के साथ करती हूँ, मोहम्मद तारिक। ठीक है। तो वो मेरा बॉक्सिंग ट्रेनिंग कराता था और एक जहांगीर नवाज शेप्स पे। ठीक है। वो मेरा अपनी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और फुट ड्रिल्स और फुटवर्क इस तरह का वो करवाते रहते थे। तो आप ट्रेनिंग करती रहती हैं। तो नदा, जैसे मैं बता रही थी कि आप शादीशुदा हैं और आपके 2 बच्चे भी हैं, तो कैसे फिर आपने इतना खुद को फिट रखा हुआ है और सपोर्ट कितनी है? अगर मैं हस्बैंड की पूछूं तो हस्बैंड की कितनी सपोर्ट है आप? माशाल्लाह से मेरा हस्बैंड जो है वो मेरा एक ऐसा लाइफ पार्टनर मुझे मिला है माशाल्लाह से, इतना सपोर्ट करता है। मुझे ऐसे महसूस नहीं होता कि मेरे बच्चे जो है ना वो अकेले हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह से तो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और एक बिजनेस भी चलाते हैं इकट्ठे। एक फूड बिजनेस। जी। ठीक है। और तो ये बहुत अहम चीज़ है। जब ट्रेनिंग कर रही हूँ तो फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ कि बच्चे मतलब ठीक है, ससुराल के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, तो सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिलके हेल्प करते हैं। तो इतनी आपकी, जैसे आप बताई थी कि टफ ट्रेनिंग होती है और स्केड्यूल भी आपका बहुत बिजी होता है, तो कैसे मैनेज करती हैं फिर फैमिली लाइफ को भी और प्रोफेशनल लाइफ को भी? मुश्किल नहीं हो जाता? मुश्किल ऑफ कोर्स हो जाता है, मगर मैं अपने आप को रोज़ कहती हूँ कि करना है, चॉइस नहीं है। और देखें अब माँ जब आप बनते हो आपको वो चॉइस नहीं रहता, आपको वो बच्चे को देखने ही पड़ता है। हाँ। और फैमिली को भी और अपने ससुराल को भी और सबको भी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना टाइम स्लॉट्स एलोकेट करती हूँ। अपना सुबह के रूटीन होता है। अच्छा। बच्चों को स्कूल छोड़ना, फिर वापस आना, ट्रेनिंग करना, फिर वापस किचन पे जाके मैनेज करना, फिर वापस फिर घर आके इनका टाइम स्पेंड। तो हर एक चीज़ को मैं टाइम एलोकेट करती हूँ, उनको उनका टाइम देती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। मतलब सबको उतना टाइम देती हैं जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है। जी जी बिल्कुल। तो मुझे बताइए, जब आपने शुरू किया ये बॉक्सिंग करना नदा, तो आपको मतलब था इतना कि मैं एक दिन चैंपियन बन जाऊंगी, नेशनल चैंपियन बन जाऊंगी? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे एक्चुअली अभी भी थोड़ा सा मुश्किल होता है बिलीव करना, डाइजेस्ट करना। बिल्कुल जी। तो एक बड़ी फ़ख्र की बात है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि इस चीज़ को आपने किया और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं इस वक्त आप। तो अगर पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ के हवाले से मैं अगर आपसे पूछूं नदा, तो कैसी फैसिलिटीज़ हैं बॉक्सिंग के हवाले से या इस खास तौर पर स्पोर्ट्स के हवाले से?
आई थिंक अगर थोड़ा सा और इन्वेस्ट करें और अगर हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स या इंटरनेशनल प्लेयर्स को इधर अपने मुल्क में होस्ट करें और इस तरह के टूर्नामेंट्स जैसे ये बॉक्सिंग फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया ये चैम्पियनशिप, अगर इस तरह के और इवेंट्स होते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे फीमेल्स और हमारे मेल जो एथलीट्स है उनको एक्सपोजर मिलेगा, उनको एक्सपीरियंस, तजर्बा और ये सारा इम्प्रूव होएगा ओवरऑल एज अ स्पोर्ट। तो काफ़ी स्कोप और पोटेंशियल है। ठीक है, तो आपने अभी तक कितने जो है वो मुकाबले जीत चुकी हैं, ये कितने में पार्टिसिपेट कर चुके हैं अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी फर्स्ट कंपटीशन थी और ये मेरे 2 बाउट्स थी जी। ठीक है। और दोनों ही जीती थी इस दफ़ा चैम्पियनशिप्स में। इसके अलावा स्पारिंग ट्रेनिंग मेरी हुई हुई लंदन में। ओके। और मैं फ़र्क बॉक्सिंग जिम्स के साथ भी मैं अक्सर ट्रेनिंग करती रही। सो पीकॉक्स जिम, ऑल स्टार्स, लिन बॉक्सिंग क्लब, तो ये इन तरह के बॉक्सिंग जिम्स मैंने विज़िट किया था और लंदन में भी काफ़ी मैंने मेहनत और बेसिक्स उधर ही सीखा है। ओके। और मेरा जो पुराना कोच था ली स्टेगल्स, वो भी अपना जिम चलाता है उधर लंदन में और वो एक स्पोर्ट्स साइंस स्टूडेंट भी था। तो हम ये स्पोर्ट लेके काफ़ी एनालिसिस और काफ़ी उस लिहाज से हम देखते थे ये स्पोर्ट। तो क्या फ़र्क लगता है आपको, जैसे आपने बात की कि आपने डिफरेंट इंटरनेशनली भी बॉक्सिंग की हुई है और वहाँ पे खेला हुआ है और ट्रेनिंग भी ली हुई है, पाकिस्तान में और उधर क्या फ़र्क लगता है आपको? मुझे लगता है उधर एक्सपोजर ज़्यादा है, उधर बाउट ज़्यादा होते हैं और उधर रेजिमेंट और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा, एक और स्पोर्ट्स अवेयरनेस जिस तरह की जैसे न्यूट्रिशन होता है और आपकी जो किस तरह आपने ट्रेनिंग करना है और किस तरह आपने ये सारा कुछ करना, उधर ज़्यादा अवेयरनेस है। थोड़ा सा और इधर अगर हम फोकस करें, इधर अगर जैसे मिसाल के तौर पे कज़ाकिस्तान की औरतों को देखें, मंगोलिया की औरतों को देखें, वो काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं अपने एथलीट्स में और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ही मतलब हमें भी फॉलो करनी चाहिए ये। एक्सेप्टेंस कितनी है आपको, क्या लगता है यहाँ पर इस चीज को लेकर? आई थिंक अगर स्पोर्ट्स अवेयरनेस भरेगा तो एक्सेप्टेंस भी ही माशाल्लाह से वो आ जाएगा, वो साथ साथ हो जाएगी जितनी अवेयरनेस होगी। तो आपको क्या लगता है अब कितनी खवातीन हैं, जो कितनी लड़कियां हैं जो इस स्पोर्ट्स में आ रही हैं, बॉक्सिंग में खास तौर पर? मैं तो काफ़ी इम्प्रेस थी जब हम चैम्पियनशिप गए हैं। माशाल्लाह काफ़ी खवातीन थे और बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत पैशनेट भी है और बहुत रॉ टैलेंट भी है। थोड़ा सा और गाइडेंस और प्रॉपर ट्रेनिंग और कोचेस मिल जाएं तो मतलब कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं और नाम हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे क्यों ना रोशन करें। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अभी बहुत सी नदा आपको लड़कियां देख भी रही होंगी, तो क्या उनको मशवरा देंगी, एडवाइस क्या करेंगी अगर वो बॉक्सिंग में जाना चाह रही है, तो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए जी, उनको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अपनी सैक्रिफाइसेस देखनी पड़ेगी, अब देखें। अच्छा। और अपना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और बहुत मेहनत आपको करना पड़ता है ट्रेनिंग के बारे में। तो ये कोई आसान खेल नहीं है, बट जो डेडिकेटेड है और वो ख़वातीन को जो जिनको रिस्क्स भी उनको पता है, ऑब्वियसली ये काफ़ी डेंजरस खेल है, बट मेरे ख्याल से इसके अलावा अगर इंटरेस्ट है, पैशन है और सही ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन भी हो जाए तो मेरे ख्याल से तो बहुत आगे जा सकते हैं। और जैसे अभी आपने कहा कि ये बड़ा ख़तरनाक खेल भी है, तो कभी आपको खेलते हुए कभी इस तरह की कोई फीलिंग आई हो? देखें जी, आपको ना कुछ प्रीरिक्विजिट्स होनी चाहिए रिंग के अंदर आने से पहले। आपकी फिटनेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी डिफेंस। तो आप ये जो बॉक्सिंग होता है, एक सेफ एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी रिंग साइड पे मेडिकल प्रोफेशनल्स भी बैठे होते हैं और न्यूट्रिशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसके बारे में। तो इसलिए हमने भी अपना शुरू किया है बिजनेस नून जूस के नाम से। तो हम भी जैसे न्यूट्रिशन की बात कर रही हैं, डाइट के हवाले से हमें बताइए, फिर डाइट क्या होती है आपकी, किस तरह की डाइट लेती हैं आप? डाइट जी मुझे देखना पड़ता है कि कार्बोहाइड्रेट्स अपनी सेशन से पहले और बाद में किस तरह की ले रही हूँ, ताकि एनर्जी मतलब मुकम्मल एनर्जी भी रहे। हाँ। जी, एनर्जी भी रहे और आपका मसल्स जो है ना वो डेवलप होते रहें। तो उतना फिर आपको प्रोटीन भी लेना पड़ता है साथ। तो काफ़ी मेरे ख्याल से मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ये ज़्यादा मेरे ख्याल से जो देख रही है ना हमें ख़वातीन, उनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि आप क्या खाती हैं और आप फिट भी इतनी हैं और मोटी भी नहीं होती, फैट भी नहीं आप पे आता, तो हमें ये भी बताइए हम भी वो खाएं। देखिए जी, मैंने तो सिंपल कैलोरी डिफिसिट डाइट रखा है। हम बैलेंस खाना खाती हूँ
और ये जो नून जूस है, हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं, जो लोग जिम जाने वाले होते हैं, उनको अपने बॉडी को किस तरह फ्यूल करना चाहिए। और अगर स्पोर्ट्स खेलनी है, वज़न गिराना है, तो ये चीज़ें आपको बैलेंस्ड एक डाइट आपको खाने चाहिए। और मतलब अपने डाइट का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। दूसरा मुझे बताइए नदा, हम देखते हैं यहाँ पर ज़्यादातर जो किया जाता है, टारगेट किया जाता है या ज़्यादा जिसको फेम मिलता है वो है क्रिकेट पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि बॉक्सिंग को कब तक जो है ना वो अपना जो लेवल अप कर सकती है मेरे ख्याल के होते हुए? मेरे ख्याल से बॉक्सिंग और क्रिकेट में मुझे लगता है कि बॉक्सिंग में और भी पब्लिसिटी हो सकता है क्रिकेट के अलावा। और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि क्रिकेट में वो एक वाहिद खेल है जो पूरा नेशन को जोड़ के रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर बॉक्सिंग हो या कोई और स्पोर्ट भी हो, ये एक चीज़ है जो हमें बहुत फ़ख्र और ये प्राइड लेके आ सकते हैं और हम अपना नाम रोशन कर सकते हैं दुनिया में, क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जनाब नदा ज़रीन परवीन हमारे साथ, परवेज़ हमारे साथ मौजूद थी, कौमी बॉक्सिंग चैम्पियन है। नदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और अपनी जर्नी के बारे में हमारे साथ आपने शेयर किया है। जनाब कौमी चैम्पियन है और रिसेंटली इन्होंने टाइटल अपने नाम किया है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आपके जो भी इरादे होते हैं ना, तो वो पुख्ता हों तो आप कोई भी मंजिल जो है, कोई भी रास्ता इख्तियार करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बस आपके इरादे पुख्ता होने चाहिए। अब मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब बात कर लें अब कुछ अपने शहर की, तो जनाब लाहौर के तारीखी मकामात और कल्चर के दीवानों के लिए खुशखबरी है मेरे पास। वो ये है कि वॉल सिटी में शाही गुजरगाह पैकेज 4 के तहत चौक पुरानी कोतवाली से सुनहरी मस्जिद तक के इलाके में तरक्की और बहाली का काम इस वक्त जारी है, और जिसमें तारीखी सुनहरी मस्जिद की मुरम्मत और बहाली का जो मंसूबा है वो भी शामिल किया गया है। जबकि चौक वजीर खान में तारीखी घरों और इमारतों की मुरम्मत मुकम्मल करके उन्हें सयाहों के लिए भी खोल दिया गया है। और यही नहीं बल्कि शाही कला में इस वक्त बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के कई प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, और जिनका मकसद है तारीखी विरसे की हिफाजत और सयाहों की तादाद को बढ़ाना। तो इस हवाले से बात करते हैं, नजमुल साकिब साहब हैं हमारे साथ, जो डायरेक्टर है कंजर्वेशन एंड प्लानिंग वॉल सिटी लाहौर के, और साथ ही जुनैरा इलियास ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, जुनैरा आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, आपसे स्टार्ट करूँगी, और जिस तरह मैं बता रही थी कि इस वक्त पुरानी कोतवाली से सुनहरी मस्जिद का जो इलाका है उसमें बहाली का काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो मैं बताइएगा, ये ट्रैक जो है ये शाही गुजरगाह का ही हिस्सा हो गई? देखें, लाहौर को अगर आप उसके अंदरून शहर के खदोखाल को अगर जानने की कोशिश करें, तो जो मेन रॉयल ट्रेल जो थी, विच स्टार्टेड फ्राम दिल्ली दरवाजे, और वो जाती थी मरीम ज़मानी मस्जिद से होती हुई बड़ी गेट में एंटर करती थी। दूसरा, पुरानी कोतवाली से ये एक किस्म का वाई जंक्शन बनता है बिहाइंड वज़ीर खान मस्जिद, तो एक जो हमने बना दिया, दूसरा जो है ये जाती है रंग महल को, और ये दिस ट्रैक को हजूरी बाग से सुनहरी मस्जिद से ये फिर आगे पानी वाला तालाब से होती हुई उधर टर्न कर जाती है। ठीक है। सो ये जो ट्रैक जिस पे अब काम शुरू हुआ हुआ है पैकेज 4 का, इस वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो ट्रैक था जो पहले पैकेज 2 पे बन गया है, ये मोस्टली कमर्शलाइज है, बट इस वाले ट्रैक से आपका रास्ता खुलता है टुवर्ड्स वेरी कमर्शियल हब्स जो कि ट्रेडिशनल थे बहुत, जिसमें आपका सूहा बाजार भी है, आपका कसेरा बाजार जिसमें पांडेवाला बाजार जिसको हम लोग कहते हैं वो भी है, और ये एलिवेटेड मॉस्क जिसको हम सुनहरी मस्जिद भी कहते हैं, ये दिस वाज बिल्ड नेक्स्ट टू योर बाउली बाग देयर एज वेल। सो वन ऑफ द स्पेसेस जिसकी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है वो भी यहाँ पे मौजूद है। साथ ही इसके लेफ्ट साइड के ऊपर वान वट्टा बाजार है, जहाँ पे आपको पुरानी जिसे कहते हैं ना वान की जो चारपहियाँ और वो मिलती हैं, तो वो इट्स वर्थ विजिटिंग फॉर द टूरिस्ट एज वेल के ये आर्ट है क्या जिससे चारपहियाँ बुनी जाती हैं और वो कलरफुल पैटर्न्स कैसे बनते हैं। सो वी आर होपिंग कि जब ये पैकेज मुकम्मल हो जाएगा तो उससे ये वो जो हिडन ट्रेजर्स हैं हमारे कल्चर के हेरिटेज के, वो लोगों को हम दिखाने के लिए हम इस पोजीशन में होंगे कि वो दे कैन विजिट दैट प्लेसेस एज वेल।
जो हमारे टूरिस्ट इस वक्त तक वजीर खान मस्जिद में आके वो टूर्स जो है आके टर्मिनेट हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं, वो दे विल बी ब्रॉड। मतलब उनके लिए सिर्फ थोड़ी सी जगह थी देखने के लिए। हाँ, अब ये एक्सटेंड हो जाएंगे टुवर्ड्स सुनहरी ठीक है। मस्जिद, और यहाँ से फिर आगे एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स पानी वाले तालाब भी जो फ्यूचर्स में है। फिर आप बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम कि महमूद और याज का मकबरा जो है वो भी वहीं पे उसके पास ही मौजूद है। तो ये वो इम्पोर्टेंट जगह हैं, वंस दे आर बिन रिस्टोर्ड। और रंग महल जो आपको लेडीज़ के लिए स्पेशली सबको पता होगा, जहाँ पे काम के जो काम वाले जोड़े मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो वंस दिस होल एरिया हैज बीन रिस्टोर्ड, तो आई थिंक आप लोगों की लेडीज़ के लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है। सो बट इन हैविंग सेड सो कि हमारी मेन जो पर्पस है वो ये है कि जी सोशो इकोनॉमिक रीजनरेशन तो अपनी जगह पे है, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स अपनी जगह इंप्रूव हो जाएंगी, एंड सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब टूरिज्म बढ़ती है तो ये तमाम चीज़ें आपस में कोरिलेट कर जाती हैं। बिल्कुल, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वजीर खान मस्जिद के साथ एक बहुत ही हिडन जेम एरिया है जो कि मौजूद है, ठीक है। जिसको कूचा शाह हुसैन हम कहते हैं। उसको भी इस वक्त प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि वो भी एक मूव रोटेट में लेके आए। बड़े पुराने घर उसमें मौजूद हैं। सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ टूरिज्म। ये टूरिज्म के हवाले से काम हो रहा है। जुनैरा, आप मुझे बताइए कि ये जिस तरह पैकेज 4 की बात हम कर रहे हैं कि इस पे काम शुरू कर दिया गया है और बहुत हद तक हो भी चुका है मुकम्मल, तो इससे आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा मकामी लोगों को भी और जो इंटरनेशनली टूर्स के लिए आएंगे उनको भी? देखिए, इंटरनेशनल टूर्स के लिए तो मैं कहूँगी कि एक फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि टूरिज़म पॉइंट से ही अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। तो वॉल सिटी अथॉरिटी टूरिज़म के लिए तो काफ़ी इकदाम करती दिखाई दे रही है। जैसे पैकेज 4 है, सुनहरी मस्जिद की बहाली हो रही है, और जितनी भी पुरानी मरियम ज़मानी मस्जिद का भी जो काम है तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। तो एक नया वे तो मिलेगा। और इवन लाहौर में रहने वाले, हम इंटरनेशनली तो बाद में बात करते हैं, अगर लाहौर में रहने वाले लोग की बात करें तो वो भी अंदरून शहर में जाते हुए कतराते हैं। हाँ। लाइक हम खुद भी जाते हैं, डबल डेकर बस का भी एक रूट है जो कि अंदरून जाता है, तो उस पर भी हमने देखा है कि लोगों का रश क्यों होता है, इसलिए कि अंदरून शहर में जाने की एक्सेसिबिलिटी पहले नहीं थी। अब जब ये इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आगे आ रहे हैं जो कि अंदरून शहर को विजिट कराते हैं, तो लोग अपनी व्हीकल्स पे जाने से बेहतर है कि वो इन्हीं के जो मीडियम्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आपको एक एक मिनट बाद ब्रेक लगानी पड़े और फिर एक जो आपका एंजॉयमेंट होती है ना अंदरून देखने की, वो बिल्कुल वो रास्ते खत्म में हो खत्म जाती, हो हाँ। जाती है और वो कहते हैं जी वापस चलते हैं, इससे तो बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह के कोई नए चीज़ें जो हैं इनोवेट की जा रही हैं, तो कुछ मीडियम्स हैं, जैसे रंगीला रिक्शा चल रहा होता है अंदरून में, और जैसे ये रॉयल ट्रैक बन जाएगा तो उसके बाद यकीनी तौर पे इस साइट पर भी जैसे टकसाली का टूर स्टार्ट किया गया था वॉल सिटी की जानिब से, तो नई चीज़ें आएंगी तो लोग एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं। और जैसे विंटर्स में तो हमें लाहौर में, अब क्योंकि लाहौरी जो हैं उन्होंने तो बहुत कुछ देख लिया है, तो कुछ नया आता है तो वो फौरन उस साइड पे चल दिए कि भाई अब ये भी देखना है। रश लग जाता है वहाँ पे, कोई नया चीज़ आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो पैकेज 4 में अच्छी चीज़ें थी, और मेन ये जो कहा जा सकता है कि रोड से गुजरने की जगह नहीं होती। तो क्या जुनैरा ये कह सकते हैं कि हमें न्यू ईयर का गिफ्ट मिलने वाला है न्यू वॉल ईयर सिटी की तरफ से? नहीं मिलेगा, मेरा ख्याल है ये रेंडर हमें मिलने वाला है, अच्छा। क्योंकि it takes a long You see, I mean, time. one must understand कि conservation process is a slow process. बिल्कुल। It's not like an ordinary project जिसमें बिल्डिंग का जो है या रोड वर्क है कि मशीनें लाए धड़ा अपने काम किया और 4 महीने 6 महीने में मुकम्मल कर दिया। इसकी तो इन्वेस्टिगेटिव वर्क्स करने में 6-8 महीने साल लग ये तो जाता है, था। बिल्कुल। उसके बाद बिकॉज इट इज़ सच ए ट्रिकी सॉर्ट ऑफ जॉब कि जिसके अंदर आपके अंदर गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। आपने एक गलत काम किया और उसके बाद आप फिर ऐसे हमें मकामात में आए जहाँ पे हमारे पास लोगों ने इंटरवेंशन इतनी हैवीली कर दी बिल्डिंग्स के ऊपर, सो वी हैव टू रिमूव दोज लेयर्स बैक टू द ओरिजिनलिटी एंड स्टार्ट दोबारा से आपको स्टार्ट जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। एग्जैक्टली वो हमने किया। और दूसरा मुझे बताइए कि सर इनकी कंजर्वेशन के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल हैं या हमें बाहर से फिर उनकी मदद लेनी पड़ती है? उसमें बात तो ये है कि कंजर्वेशन के ऊपर ओवर द लास्ट 7 years आई बीन वर्किंग विद वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी एंड वी हैव वर्कड ऑन मेजर प्रोजेक्ट्स एट द मोमेंट। एंड हमारी जो एक्सपर्टीज़ थी, जो मैंने बाहर की दुनिया में काम किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास वॉल सिटी के पास अपने स्टाफ भी फुली ट्रेंड है इस वक्त, और हमारी टेक्निकल पार्टनरशिप आगा खान के साथ भी है। उससे भी हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उनके पास दे हैव द एक्सेसिबिलिटी टू द फॉरेन कंसल्टेंट्स इस वक्त। जब उनके कंसल्टेंट्स आते हैं तो उनके साथ मिलके हम वी लर्न अ लॉट, क्योंकि दुनिया चेंजेस बहुत सारी आ रही हैं, वो आपको तरीक़ेकार बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, तो उनसे हम इस्तेफादा करते हैं, हमारी टीम भी इस्तेफादा करती है। दैट इज़ वाई ओवर द ईयर्स अब हमारा पोर्टफोलियो इतना एक्सपैंड कर गया है कि ना सिर्फ खाली हम लाहौर के वॉल सिटी पे काम कर रहे हैं,
हम इस वक्त पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में भी काम कर रहे हैं, जिसमें सियालकोट है, रावलपिंडी है, आपका उकाड़ा है, वी हैव मुल्तान, वी हैव कोट मिठन एज वेल, फैसलाबाद। इन तमाम जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं और ये तमाम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को रिस्टोर कर रहे हैं ताकि ये विरसा कहीं गुम ना जाए भीड़ में। सो दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग एंड ऑल माय स्टाफ मेंबर्स एंड हमें ज़ाहिर है हमारी बैकिंग में हमारे साथ कामरान साहब की बहुत सपोर्ट हमें हासिल है और जिसकी वजह से फिर वी आर वर्किंग ये काम किया जा रहा है बिल्कुल ऐसे। और सर जैसे आपने बताया कि चौक वजीर खान में जो तारीखी घर है उनकी भी बहाली का काम किया गया है, ये कितने घर पुराने थे और इनकी जो उसमें मुरम्मत में कंजर्वेशन में कितना टाइम लग जाएगा? वो ये 4 जो घर हैं जी, 3 घर ये तो मुकम्मल हो गए हैं, ठीक है, ये कर दिए गए हैं और बेसिकली इसकी फंडिंग की गई है, अमेरिकन एम्बेसी ने इसकी फंडिंग की थी और दिस हैज़ बीन कैरिड आउट बाय आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, उनके साथ मिलकर हमने ये इसको किया। औकाफ की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्होंने हमें ये प्रॉपर्टीज़ हैंड ओवर की और हमने इनको रिस्टोर कर लिया है और ये बिल्डिंग्स जो सी ये तकरीबन कोई 1.5 साल 2 साल में लगी है उसको मुकम्मल किया, क्योंकि ज़ाहिर है पहले असेसमेंट की जाती है कि बिल्डिंग्स ओवर द ईयर्स, क्योंकि पब्लिक जो है वो उसकी मेंटेनेंस नहीं करती, वो दिन ब दिन ख़राब होती चली जाती है। सो एक मैं ज़ाती तौर पर थ्रू आप लोगों के थ्रू एक मैसेज जनरल पब्लिक को भी जो वॉल सिटी के रहने वाले हैं उनको भी मैसेज करूँगा कि ये आपकी अपनी लाइफ थ्रेटनिंग बाज़ चीज़ें बन जाती हैं, प्लीज़ घरों को मेंटेन कर लें। हम टेक्निकल असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको कि इसको मेंटेन करना कैसे है, लेकिन पैसे आपके अपने भी लगने चाहिए। अब इट्स नॉट कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हर चीज़ उस पर लगाता चला जाए। हम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जैसे औकाफ की प्रॉपर्टीज़ हैं जो बड़ी पुरानी बनी हुई हैं, जो लेट 1800s की अर्ली 1900s की बनी हुई है, 100-150 साल पुरानी है, उनको प्रोटेक्ट करें। ये जो घर प्रोटेक्शन में आए हैं, ठीक हो गए, ये दीज आर दोज हाउसेज एक्चुअली एंड दैट इज़ गिविंग अ वेरी गुड इम्पैक्ट टू द होल एनवायरनमेंट। और जो एक और जो ओवर द ईयर्स मसले हुए थे वो ट्रैफिक काम में, कभी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है, दिस इज़ अ फ्लाई ओवर जो वहाँ पे दिल्ली गेट पे जा रहा है, उससे ट्रैफिक कामिंग बहुत हो जाएगी, विच मीन्स कि डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम आपका रेलवे स्टेशन गोइंग टुवर्ड्स लाहौर पोर्ट जाना हो तो बहुत आसानी से आप वहाँ से इंटरनली जा सकें और दिल्ली गेट भी आप आ सकें। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि जो काम हो रहा है उसके साथ साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका आना बहुत ज़रूरी होता है फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। ट्रैफिक कामिंग जैसे मैंने कहा था कि आप घर से निकलते हैं, इतनी जगहों में ब्रेकें लगती हैं तो आपका जो बीच में वो आपका प्लान होता है ना वही डिस्टॉर्टेड हो जाता है, डूब जाती हैं सारी कि जी हमने नहीं जाना यार दफा करो, हम नहीं जाते। सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग द टूरिस्ट ओवर देयर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। दूसरा सर मैं आने लगी थी, जैसे जुनैरा ने भी हमें एक पैकेज में दिखाया था दूसरा शीश महल जो सुल्तान ठेकेदार की हवेली में मौजूद है, उसकी छत पर मौजूद है। हमें बताइएगा कि क्या इसकी भी कोई बहाली का मंसूबा बनाया गया है? देखिए वो भी अगेन इज प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वी हैव आल्सो रेंडर्ड आवर सर्विसेज टू द ओनर्स कि अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं हम आपको अपनी एक्सपर्टीज देंगे और उसकी वी वोंट चार्ज यू एनीथिंग, बट एटलीस्ट सम फंडिंग शुड बी कमिंग फ्रॉम देयर एंड, क्योंकि ये एक गलत ट्रेंड पैदा होता चला जा रहा है कि जो पैसा लगाना गवर्नमेंट ही लगाए, हम नहीं लगाएंगे। ठीक है। नोवेयर इन एनी ऑफ दी सर्कमस्टांसेस, बाकी एलडीए डोमेन्स में देख लिए, कॉर्पोरेशन डोमेन्स में देख लिए, प्रॉपर्टीज आर एनीथिंग हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन बाय द लोकल ओनर्स। यहाँ पे वॉल सिटी में फिर भी गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट दी हुई है एंड वी आर स्पेंडिंग मनी ऑन दीज ओल्ड प्रॉपर्टीज एंड वी ट्राइंग टू प्रिजर्व दैट वन, क्योंकि एसेट्स हैं, विरसा हैं, हम इसको लूज नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। बट वी वुड लाइक कि जी ओनरशिप, मतलब हमारी कुछ भी अपनी भी थोड़ी जिम्मेदारी Exactly, है this कि हम लोग सिर्फ इदारों के ऊपर ही नहीं डाल सकते कि इनका काम है तो इन्हें नहीं करना, हम खुद भी कुछ जिम्मेदारी उठाने के काबिल हैं। मुझे आप बताइए जुनैरा कि मतलब मकामी जो लोग हैं वो कितना ताउन करते हैं इस तरह की चीज़ों में? बिल्कुल, अगर देखें तो मकामी लोग ताउन कुछ हद तक कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर हम खुद भी विजिट कर रहे हो तो उनका यही कहना है कि भाई वॉल सिटी का काम है वो क्यों नहीं कर रही, वॉल सिटी ने हमें नोटिस भेज दिया, वो हमें जो है इसको रिस्टोर भी करके दे। क्योंकि आप भाटी चौक के अंदर चले जाएं तो बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बुरी हालात भी हैं। इस दफ़ा भी 1023 बिल्डिंग्स को जो है वो नोटिस जारी हुए थे कि आप अपने घर को खाली कर दें और लोगों ने बहुत एहतजाज भी किया था, लेकिन उसके बावजूद अभी भी वो उसी घर में रह रहे हैं। और मतलब अंदरून शहर में मैं विटनेस हूँ कि घर ऊपर से मिल जाते हैं और उसके बावजूद भी लोग उन्हीं घरों में रह रहे होते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि वॉल सिटी को छोड़ें, आप अपने बच्चों की जान तो बचाएं। लेकिन कुछ लोग फिर बीच में ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी हम तो वॉल सिटी की दरवाजा खड़का खड़का के थक गए, लेकिन वो खोल नहीं रहे हैं। अच्छा। मतलब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती हैं, लेकिन अंदर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं लैक करता है और सिचुएशन को परस्यू नहीं किया जाता फौरन से। 6-6 महीने एक केस को लटका दिया जाता, तो उसके बाद लोग कहते हैं कि भाई अब पड़ा रहे या हम खुद अपनी मर्जी से जो भी कर लें।
तो दोनों तरफ से थोड़े से मसले हैं कि अच्छा। अगर पार्टी मान जाती है तो फिर वॉल सिटी नहीं मानती, जब वॉल सिटी मान जाती है तो पार्टी नहीं मानती है। तो ये वाले क्लैशेस जो है ना, अभी आई थिंक कि अभी टेक्स टाइम, लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस लोगों में आ रही है। अगर किसी की खिड़की टूट जाती है, पहले तो वो ये भी कहते थे कि खिड़की भी आगे करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भाटी में गई थी एक दफा, और वहाँ पर एक हिस्टोरिकल जो है वो घर था जो कि वॉल सिटी ने प्रिजर्व करके दिया था। तो बिल्कुल उसके साथ वाली बिल्डिंग है जो कि तकरीबन 8 मंजिला होगी। ओके। तो उनकी ये 3 खिड़कियां खराब थी जो कि ऊपर से कभी भी गिर जाती हैं क्योंकि वो लकड़ी की थी, तो वो नुकसान हो सकता था। तो उनका ये एहतजाज था जी कि हमारा साथ वाला घर उन्होंने पूरा प्रिजर्व किया है और हमारी एक खिड़की नहीं करा सकते। तो वो ये एक जंग लड़ी जा रही है अभी भी अंदरून शहर के लोगों में और वॉल सिटी अथॉरिटी में, और काफ़ी हद तक काम किया भी जा रहा है, नो डाउट। लेकिन जिस तरह से फैसिलिटेशन लोगों को होनी चाहिए अभी उस लेवल पे नहीं है। लेकिन क्योंकि अंदरून में आपको कोई एक भी घर बनाना हो या गिराना हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि साइड वाली बिल्डिंग्स तो नीचे डिस्टर्ब होंगी। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा अगर गलत नहीं हो तो शायद मस्ती गेट में एक बिल्डिंग गिराई गई थी और 7 वाली 2 खुद ही गिर गई। तो वो बहुत मेजर लॉस था। इस तरह की मजीद भी एग्जांपल्स हैं, और लोहारी गेट के अंदर भी एक ऐसी बिल्डिंग थी जो कि खुद गिरी और 7 दूसरों को भी ले गिरी। तो इस तरह से अंदरून में क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है और बहुत सारी स्टोरीज लोगों ने बना ली है, क्योंकि अब हम देखें कि LDA अप्रूव जो सोसाइटीज़ हैं वो यही हैं कि 3 फ्लोर से ऊपर नहीं बनाने या 2 फ्लोर से ऊपर नहीं बनाने, या इतनी हाइट है इसमें आप जितना मर्जी कर लें। अंदरून शहर में अगर हम सकत से भी ज्यादा बना बिल्कुल बना लिए, बेसमेंट्स भी हैं, फिर ऊपर भी जितना वो लेके जा सकते हैं चोरी छुपे वो ले जाते हैं। तो ये वाले मसाइल हैं और लोगों को खुद भी समझना चाहिए। ये उनकी अपनी जान के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, ये समझने अपनी के साथ साथ दूसरों की भी, दूसरों की जान के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। ये बात करें, इट इज अ पब्लिक अवेयरनेस। हम आपके थ्रू ये बार मैसेज हम आपके थ्रू भी दोबारा मैसेज में कन्वे करना चाहता हूँ कि आप टोटली अनटेक्निकल लोगों से वहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, उनको नो हो बिल्कुल भी नहीं है कि जी व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, उसकी मतलब क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या चीज़ होती है। वो लोकल ठेकेदार हैं, वो कह रहे हैं कि जी असल में आप देखें एक बुक शेल्फ है ना, उसमें किताबें आप टाइट करके जोड़ देते हैं तो वो कहते हैं जनाब ये गिरेगी नहीं। हाँ। बात ठीक है, आप एक निकालें तो ऑटोमेटिकली कोलैप्स होंगी। वॉल सिटी का फिनोमेना वही है कि सब बिल्डिंगें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, खुदा ना खासा एक गिरती है तो सारों को लेकर डूबती है वो। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। ये भी हम मानते हैं कि उसकी ज़मीन के नीचे जो फाउंडेशंस हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि मिट्टी वहाँ की बहुत वीक है। सो बट दीज फिनोमेनास को लोगों को भी समझना चाहिए कि उसके हिसाब से कम प्रॉपर स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन तो करवा लें, अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिज़ाइन करवा लें। सबसे महंगी ज़मीनें इस वक्त पूरे लाहौर से सबसे ज़्यादा महंगी वॉल सिटी के अंदर हैं, वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन किसी प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हायर नहीं करेंगे वो लोग कि उससे वो प्रॉपरली रिपोर्ट लेके बिल्डिंग एक सेफ बना लें। उनको अपनी सेफ्टी का शायद अंदाजा भी नहीं है। कोई बिल्डिंग के अंदर भी वो उनके अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम लगाते नहीं है। दीज आर द आई मीन इट्स पब्लिक अवेयरनेस, वन मस्ट अंडरस्टैंड कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बस सिर्फ कॉपी करना नहीं होता कि अपने आसपास के घरों को कॉपी कर लिया और वैसे ही घर बना बिल्डिंग लिया। कमर्शियल बिल्डिंग्स में इवन मोर इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे अक्सर आपको देखें शायद ही किसी बिल्डिंग में कोई स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हो, फायर स्प्रिंकलर नहीं लगाते, होना बहुत ज़रूरी है, खुदा ना खासा कोई शॉर्ट सर्किट हो। बिल्कुल ऐसे ही है सर, और उम्मीद करते हैं कि हम जो अवेयरनेस पहुंचाते रहते हैं हमारे शो के थ्रू भी तो वो लोगों तक पहुंच सके। दूसरा सर, जैसे रोशनाई दरवाज़ा खोल दिया गया है, बड़ी अच्छी एक खबर है हम सब के लिए और सयाहों के लिए। हमें बताइएगा इससे क्या सहूलियात उन्हें मिलेंगी। दूसरा ये इसकी तारीखी अहमियत के बारे में भी हमारे नाजरीन को बता दें। देखिए, रोशनाई गेट का एक तनाज़ा एक अरसे से चल रहा था, तब से जब ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी को टारगेट किया गया था तो एक थ्रेट्स आए थे कि अल्लामा इकबाल की जो मौज़ूलियम है उसके ऊपर भी अटैक हो सकता था। सो फॉर द सिक्योरिटी रीजंस रोशनाई गेट वाज क्लोज्ड। ठीक है। अब उसके बंद होने से जो वॉल सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं, एक अरसा दराज से जो इकबाल पार्क में आके एक्सरसाइज करते थे या वॉक करते थे, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी इनटू वो बंद कर दी गई। अब उनको जाना होता तो रिम मार्केट से घूम के जाते थे या वो ऊपर से घूम के जाते थे, मीनारे उधर से घूमते। तो अब एक अरसे से उनकी तरफ से मुतालबा आ रहा था और विच भी एग्री के होना चाहिए था कि ये पब्लिक एक्सेसिबिलिटीज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये क्लियर हो गया, गेट खोल दिया गया। अब पब्लिक कैन गो इन एंड आउट फ्रॉम देयर। ऑफ कोर्स उसके साथ कुछ SOPs अटैच हुई हैं कि जो वॉल सिटी हैज़ टू मॉनिटर दैट वन, सिक्योरिटी प्रोवाइड वॉल सिटी करेगी और वहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स हैं, ये सारी चीज़ें लगा देगी। बट आई पर्सनली फील कि ये
it is a good initiative and it is going to provide a good sort of accessibility. Locals जो हैं वहाँ पे वॉल सिटी के, उनके लिए getting into इकबाल पार्क, I think that is going to help them a lot. और वो उनकी वो जो एक दरीना ख्वाहिश थी वो इससे पूरी हो गई। और दूसरा सर, शाही किले में लो का मंदिर भी उसको भी बहाल किया गया था, तो हमें बताइएगा वहाँ पे हिंदू यात्री भी आए थे हाल ही में, तो उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, इट इज़ इंटरफेथ हार्मनी है और अभी आर वर्किंग वेरी क्लोजली ऑन दैट। WCLA खाली यही नहीं है, वी आर वर्किंग ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ churches, we are working on restoration of gurdwaras as well, we are working on restoration of mandars as well. So we strongly believe in as a faith कि ये तमाम चीज़ों की जो worship की places होती हैं, they should be restored. ठीक है जी। नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर कंजर्वेशन एंड प्लानिंग वॉल सिटी लाहौर। सर बहुत शुक्रिया आपका। और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जुनैरा इलियास भी हमारे साथ मौजूद थी। जुनैरा आपका भी बेहद शुक्रिया। जनाब यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस पर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, घर को सजाना या फिर संवारना किसको पसंद नहीं होता है? बहुत सी खवातीन का सारा दिन जो है ना इसी फिक्र में निकल जाता है कि कुछ मुख्तलिफ किया जाए, कुछ यूनिक किया जाए, घर को नई और बेहतर लुक दी जाए। मुनफरिद किस्म की डेकोरेशन की जाती है घर पर, इसके लिए वो बाजारों के हम लोगों को कई चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। तो हमने सोचा कि आप लोगों की ये जो मुश्किल है ये हल करें, और क्यों ना उनको मुनफरिद किस्म की डेकोरेशन पीसीस, फ्रेम्स और ट्रे वगैरह दिखाए जाएं, बल्कि उनको बनाने वाली आर्टिस्ट से भी मिलवाया जाए जिनके हाथ में जनाब ऐसा हुनर है और जहन में ऐसी क्रिएटिविटी है कि बंदा देखकर हैरान रह जाता है। मैं खुद देखकर हैरान रह गई थी। और हम वेलकम करते हैं समारा शाहिद को, जो एक आर्टिस्ट है और कैलीग्राम्स बनाती हैं, जबकि कैलीग्राफी पर मबनी पेंटिंग्स भी करती हैं। समारा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। समारा, सबसे पहले तो हमसे तारुफ कराइए, कैलीग्राम्स होती क्या है, एक्सप्लेन करें मुझे भी और मेरे देखने वालों को भी कि कैलीग्राम्स क्या है। अच्छा, कैलीग्राम बेसिकली डायग्राम और कैलीग्राफी का मिक्सचर है। ओके। जब आप ड्राइंग करते हैं तो आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं एक लाइन से, ठीक है। कैलीग्राम है कि जब आपने कोई ड्राइंग करनी है लेकिन लाइन की बजाय आपने अल्फाज से लिखना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल APPLE एप्पल है, तो आप एप्पल लिख के, वो एप्पल की एक तस्वीर बनी होगी तो वो एक कैलीग्राम है एप्पल का। ठीक है। तो इसी तरह जो मैंने काम किया उसमें मैंने उर्दू के अल्फाज के साथ 2D में नहीं, ज़्यादातर 3D में काम किया और 3D कैलीग्राम्स बनाए, जो कि एक नई चीज़ है पाकिस्तान में अपने। तो ये कितना मुश्किल काम है, इसको समझने के लिए कितनी चाहिए? मतलब अब मैं जो देख रही हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रही इसके ऊपर लिखा क्या है, ये अल्फाज किस तरह के लिखे हैं, तो कितना हैक्टिक कह लें, कितना टफ काम है ये? टफ तो कुछ नहीं होता जब आप करना चाहें। हाँ। इस पे लिखा हुआ बिल्कुल रैंडम अल्फाज है, इसे हम मश कहते हैं। ओके। ठीक है, अलिफ बे जीम दाल, इनको जोड़ा हुआ आपस में, इस तरह से जोड़ा है कि एक जाली सी बन गई ताकि इसमें से नेगेटिव स्पेस निकल सके। इनका कोई मीनिंग नहीं है, बिल्कुल मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, लेकिन ठीक है, ये पीस बहुत कुछ प्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कैलीग्राफी को ना एक इस्लामिकली समझा जाता है कि जी जहाँ कैलीग्राफी है इट मीन्स कि वो कोई कुरानी कंटेंट है या वो कोई लिटरेचर है या पर्शियन कुछ है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये कैलीग्राम्स इसलिए बनाए ताकि पाकिस्तान के लोगों में ये अवेयरनेस है, ये पता चले कि खताती इज जस्ट नॉट इक्वल टू कुरान। जहाँ खताती है इट मीन्स वो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है। कैलीग्राफी बेसिकली मीन्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो कुछ भी खूबसूरत लिखा हुआ हो, कुछ भी अच्छा लिखा हो, वो कोई रैंडम मश्क भी हो सकती है, वो कोई सॉन्ग भी हो सकता है, वो कोई पोइट्री भी हो सकती है, वो कोई इमेजरी भी हो सकती है, कुछ भी हो, वो प्यारा लिखा हुआ हो तो वो खताती है। ठीक है। तो खताती का मतलब ये हरगिज नहीं है कि सिर्फ कुछ इस्लामी कुरानी आयात ये हो सकती हैं कि सिर्फ कुरान से रिलेटेड चीजें लिख और वो सकते हैं, एक ऐसा वॉल नहीं पे है। हैंग नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो एक वॉल हैंगिंग ही हो तो वो कैलीग्राफी है, वो एक 3D ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को भी बताते जाऊं, जैसे आप लोग ये ट्रे भी देख रहे हैं, ये लेचकी भी देख रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई भी कुरानी आयत नहीं लिखी हुई, कोई भी कुरान का वर्ड नहीं लिखा हुआ, ये रैंडम वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। दूसरा मुझे समारा ही बताइए, आपने सीखा कहाँ से और कब से बनाना शुरू किया आपने ये? अच्छा, मैंने 2012 में एडमिशन लिया था लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। ठीक है। वहाँ पे मेरे उस्ताद इरफान अहमद खान थे, जिनसे मैंने बाकायदा अलिफ बे सीखी थी। अलिफ बे कलम के साथ लिखना, कॉपी। ओके। उन्होंने मुझे कैलीग्राफी के 3 फॉन्ट सिखाए थे,
जिसमें नस्तालिक था, सुल्स था, कुफिक था, नस्त भी था, 4 थे। ठीक है। उसके बाद सर शिबली मुनीर थे वहीं पे लाहौर कॉलेज में, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा इस तरफ लेकर आए कैलीग्राम्स की तरफ, जिन्होंने मुझे थीसिस करवाया था। तो तब से 2015-16 से मैंने काम स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद ये रुक गया थोड़े अरसे के लिए। फिर मैंने दोबारा एमफिल में एडमिशन लिया क्योंकि काम नहीं हो रहा था घर पे। एमफिल में एडमिशन लिया, वहाँ पे मेरी सुपरवाइजर डॉक्टर समीना ज़हीर, उन्होंने फिर मुझे प्रॉपर यानी कि एक हमने स्टार्ट किया शुरू से कि अच्छा किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, किस तरह हमने मीडियम्स एक्सप्लोर करना है। फिर मैंने वुड में काम किया, ठीक है, मेटल में काम किया, कैनवस पे भी काम किया। शुरू मैंने कैनवस से ही किया था, लेकिन उसके बाद हम फिर 3D मीडियम्स की तरफ आ गए थे। तो एक पीस को बनाते हुए, एक कैलीग्राम को बनाते हुए आपको कितना टाइम लगता है? अच्छा, ये ऐसे नहीं होता कि एक काम है तो बस एक ही शुरू किया हुआ है। हाँ। कभी ऐसा होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की और 5-6 आइडियाज एक ही टाइम में आ गए, तो फिर उनको इकट्ठा साथ लेकर चलना पड़ता है। फिर ये है कि कभी किसी एक पीस में हफ्ता लग जाएगा, किसी में 1 महीना, और कभी कभी 4 to 5 मंथ्स में भी एक काम नहीं होता। वो कहीं स्टक हो जाएगा, कभी मटेरियल की समझ नहीं आएगी, कभी ये समझ नहीं आएगा कि अच्छा ये स्टे कैसे होगा या इसको दूसरी चीज़ के साथ कैसे फिक्स करना है, उसकी एग्जीक्यूशन की समझ नहीं आएगी। लेकिन फिर ऐसा ऐसा प्रैक्टिस के साथ साथ, वक्त के साथ साथ चीज़ें होती रहती हैं। तो 3 से 4 माह लग जाते हैं 2-3 काम प्रोड्यूस करने में। ठीक है। लेकिन अगर ये जो मेरे सामने ये जो पड़ी हुई है, इसको अगर मुझे बताएं तो इसको कितनी देर लगी है, कितना वक्त लगा है इसको बनाते हुए? इसमें इस तरह है कि ये काम अकेले, मतलब मैं अकेली नहीं करती, मैं वर्कशॉप में जाती हूँ। सबसे पहले है कि मैंने खरीदी है, पहले मैं जाऊँगी एक बर्तन वाली मार्केट में जाऊँगी। ठीक है, मतलब ये जो यूजुअली हमारे घर में यूज होते हैं बर्तन, ये वही हाँ, ये वही बर्तन है, बिल्कुल वही है जो हमारे किचन में। हाँ, हमारे किचन में जो नॉर्मली यूज हो रहे होते हैं, ऐसे है, ये वही है। ठीक है जी, बर्तन वाली मार्केट में जाऊंगी, ढूंढूंगी कि मुझे किस तरह की चाहिए, किस तरह की फॉर्म हो जो इजीली कट भी सके, हैंडल भी हो सके। उस पर फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा, फिर ले आती हूँ, ला के फिर उसके ऊपर मैं लिखती हूँ। लिखती कैसे हूँ कि पहले मैं एक पेपर पे लिखती हूँ, फिर वो पेपर की कटिंग करती हूँ, फिर वो इसके ऊपर पेस्ट कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं वर्कशॉप में जाती हूँ, वहाँ मैं उसके पास बैठ के काटती भी हूँ और कटवाती भी हूँ रैंडम। ठीक है, ये जितने भी नेगेटिव स्पेस है वो निकाल के मुझे दे देता है। फिर उसके बाद मैं इसकी फिनिशिंग करती हूँ, वो मैं मशीन से भी करती हूँ, मैनुअली भी करती हूँ, फाइलर से करती हूँ। वो बहुत हेक्टिक काम होता है क्योंकि उसमें एक एक लफ्ज़ की गुलाई, एक एक लफ्ज़ की स्पेस कितनी है, कोई ख़राब कट भी जाता है तो उसको ठीक करना वो काफ़ी टाइम हो। वो तकरीबन मुझे अगर मैं रोज़ के 4-5 घंटे भी लगाऊँ तो हफ्ता लग जाता है आराम से, हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताइए कि आपको जैसे ये आप ये कैटल देख भी सकते हैं जनाब, कितनी खूबसूरत इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, इसके ऊपर जो लिखे हुए हैं वर्ड्स लिखे हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत ये लग रही है। तो मुझे बताइए कि आइडियाज़ कहाँ से आते हैं समारा आपको कि आपने इस तरह का जो है वो पीस तैयार करना है? रैंडमली कोई भी आइडिया आ जाता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है इस हिसाब से? अच्छा, ये आइडिया शुरू तो हुआ था कि मैंने एक प्रॉपर वो किया था, सर्वे किया था कि कैलीग्राफी क्या है। लोगों से पूछा था कि भाई पहला इमेज क्या आता है आपके माइंड में, तो उन्होंने बताया कि कुरानी का आयत। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसको कुछ चेंज करते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं कि जी कैलीग्राफी प्यारी लिखाई है, तो कुछ ऐसा लिखते हैं जो प्यारा भी लगे और वो कन्वेंशनल भी ना हो। ठीक है। तो उसके बाद फिर मुझे आइडिया आया, टीचर से भी डिस्कस किया, सुपरवाइजर से भी, कि कुछ कैलीग्राम्स बनाए जाएं। लेकिन इन बर्तनों के ऊपर ही क्यों? क्योंकि ये लोकल चीजें हैं ना, हम रोज देखते हैं ये चीजें, हम चारपाई भी रोज देखते हैं, हम बर्तन भी रोज देखते हैं, मतलब ये हमारे हाथों से गुजरती हैं, लेकिन हमें नहीं पता। इसी तरह कैलीग्राफी भी हम रोज लिखते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं, तो फिर क्यों कैलीग्राफी को एक स्पेसिफिक चीज के साथ रिलेट किया जाता है, इन कॉमन चीजों के साथ क्यों नहीं रिलेट किया जाता? तो इसलिए फिर बर्तनों पे, चारपाई पे, कैनवस पे, संदूक पे, पंखों पे, इस तरह की चीज़ों पे फिर मैंने इसको कन्वर्ट करना शुरू किया और फिर ये चीज़ आपके सामने आ गई। तो लोगों का कैसा रिस्पांस मिला, आसपास के लोग, फैमिली, फ्रेंड्स और जो लोग होते हैं कि जब आपने कैलीग्राफी बनाना शुरू की थी? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ज़्यादा अच्छा। स्पेशली मेरा थीसिस वाला दिन जब मेरा डिस्प्ले था, मुझे बहुत शाबाशी मिली थी मेरे टीचर्स की तरफ से भी। और दूसरा है कि क्रिटिसिज्म भी एक पीस पे मिला था, एक मैनी क्वीन वाला पीस था, उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था कि आपने नाउजुबिल्लाह कुरानिक आयात क्यों लिख दिया एक फीमेल फिगर के ऊपर। ठीक है। तो फिर मैंने समझाया, बताया कि भैया आप मेरी स्टेटमेंट पढ़े, ये कुरानिक आयात नहीं है, ये अरबी में अल्फाज हैं, स्लैंग है। ठीक है, अरबी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुरान ही है, अरबी पूरी ज़बान है, उसकी पूरी ग्रामर है, उसमें पूरे सॉन्ग्स हैं, लिटरेचर है उसका। तो ये अरबी अल्फाज हैं बिल्कुल रैंडम, जैसे हम रैंडम स्लैंग बोलते हैं उर्दू में, इसी तरह अरबी में। तो फिर कुछ समझ आ गई थी, अवेयरनेस आ गई थी लोगों में, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको मजीद ज़रूरत थी। अभी भी ज़रूरत है उनको अपना माइंड चेंज करने की। तो एप्रिसिएशन इस लिहाज से कि थीसिस मेरा सारा सेल हो गया था विद इन मंथ,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर और काम करने का हुआ कि अच्छा ठीक है, अब मतलब लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं काम को, तो फिर अब मैं और काम प्रोड्यूस कर रही हूँ, शोज कर रही हूँ। अच्छा, तो आपने कई मुकाबलों में भी हिस्सा लिया कैलीग्राम एग्जीबिशंस के हवाले से, एसी कैलीग्राम्स के हवाले से, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा और उसमें कैसा फ़र्क आपको लगा अपने उसमें पीसेस में, अपने काम में और दूसरों के काम? अच्छा, शोज में इस तरह, सॉरी एग्जीबिशन, कंपटीशन में इस तरह था कि जैसे लैंडस्केप पेंटिंग कंपटीशन है या आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन है, तो सब बना रहे हैं, टिपिकल चीज़ें बना रहे हैं, लेट्स सपोज लैंप बना रहे हैं या कुछ भी, तो मैं उसी चीज़ को इस खताती में बनाना शुरू कर देती थी। दो टाइम कम होता था हम लोगों के पास, 4-5 घंटे होते थे, लेकिन कार्डबोर्ड से या ऐसे मटेरियल से जो इजीली उस टाइम पे कट सके, तो वो फिर जूरर्स को अच्छा लग गया। अच्छा। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने लैंप बनाया कैलीग्राफी में, तो फिर वो कंपटीशन में अच्छा रहा, ठीक है। compete किया। तो मुझे बताइए, बहुत सी लड़कियां भी आपको देख भी रही होंगी और अगर वो इस चीज़ में आना चाहती हैं तो आप क्या उनको मशवरा क्या देंगी, क्या एडवाइस करेंगी? किसी भी चीज़ के लिए ना सबसे पहले आपको अलिफ से शुरू करना पड़ता है। अब मैं यहाँ तक मतलब ये काम कर रही हूँ प्रोड्यूस, तो मैंने भी अलिफ से, बे से लिखना शुरू किया, कलम से, पेन अच्छा। से, ठीक है, तख्ती के ऊपर, शीट के ऊपर। तो जो भी काम करना है उसके लिए सबसे पहले उसकी बिल्कुल बेसिक्स सीखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स। और जैसे आप पेंटिंग में भी अगर आपने आना है या कैलीग्राफी में आना है, तो आपको अलिफ बे सीखनी पड़ेगी, आपको उसकी बेसिक टेक्निक सीखनी पड़ेगी, आपको ओल्ड मास्टर्स का काम देखना पड़ेगा ताकि आप उनसे सीखें, उनसे इंस्पिरेशन लें। फिर आपको मॉडर्न वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है, कंटेम्प्रेरी काम क्या हो रहा है, आपको वो देखना होगा। फिर उसके बाद ऐसे आपका अपना स्टाइल डेवलप होता रहेगा। ये नहीं कि एक दिन आप उठे हो चलो जी यार मैं कैलीग्राम्स बनाती हूं, ऐसे नहीं होता। अच्छा। ऐसे नहीं होता, शुरू से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो फिर आपका एक स्टाइल डेवलप होगा। अच्छी खासी मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ती है इस हवाले से, रिसर्च करनी पड़ती ऐसे है। फिर ही जाके आप किसी भी चीज़ में कह सकते हैं कि कर सकते हैं, अच्छे खासे माहिर हो सकते हैं। हमारे साथ समारा शाहिद मौजूद थी, आर्टिस्ट हैं। समारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बहुत अच्छा लगा आपका काम देख के और आपसे मिलकर भी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और जनाब, बहुत ही खूबसूरत काम था और हमने आपको बताया कि कैलीग्राम्स होते क्या हैं। तो ये आज हमने समारा से बात की और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने ये जो अपने पीसेस बनाए हुए थे और लिटरली दिल खुश हुआ है कि जनाब पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बेहतर से बेहतरीन टैलेंट हमारे सामने आता जा रहा है। मुझे जनाब अब आपने इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।